दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। यकीन जानिए, हमारे देश का हर चुनाव पिछले चुनाव से अजीब होता जा रहा है। अजीब मतलब इसीलिए कि उसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मतलब अब ये हालत हो गई है कि कौन से चुनाव में क्या हो जाए और नतीजे कैसे निकल कर आ जाएं। राजनीतिक पंडित और जो पत्रकार होते हैं वो बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने भी लोगों को चौंका दिया है। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में इतने हैरान करने वाले नतीजे आ सकते हैं। जाहिर तौर पर नतीजे ऐसे आए हैं तो बहुत से लोग उसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के दावे कर रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों इस तरह के नतीजे देखकर कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो दोपहर का भी इंतजार नहीं किया। दोपहर से पहले ही बाहर आ गए, मीडिया से कह दिया कि पूरी मशीनरी इनके हाथ में है और ये जो हमारे नतीजे, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हम देख रहे हैं, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते। ये नतीजे ही गलत हैं और पूरी की पूरी मशीनरी इन्होंने अपने हाथ में ली। इन्होंने मतलब बीजेपी ने, और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए संजय राउत ने। और केवल संजय राउत ही नहीं दोस्तों, संजय राउत तो ये बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्टी ने बहुत खराब परफॉर्म किया। उद्धव ठाकरे ने तो बहुत ही खराब परफॉर्म किया। लेकिन इस बीच कुछ पत्रकारों की और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं, पत्रकार भी बड़े हैरान हैं जो इतने सालों से चुनाव ही कवर कर रहे हैं। दोस्तों, डीबी लाइव में प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन को आप सुनते रहे होंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों पर आशंका जाहिर करते हुए, एक तरह से एक शक पैदा करते हुए कहा है, कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट है, झारखंड इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो चुनाव धांधली की बात क्रेडिबल नहीं होगी। असली नकली शिवसेना और एनसीपी का फैसला एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पक्ष में हो गया। साथ ही शिंदे और अजित पवार को इतना भी न रहने दिया जाए कोई दावेदारी पेश कर सके। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट जनता लिखती है। मतलब प्रशांत टंडन ये कह रहे हैं कि क्या गजब की स्क्रिप्ट लिखी है लिखने वाले ने कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को सीटें दी, लेकिन इतनी दी कि उनकी पार्टी उनके पास रहे, लेकिन इतनी भी नहीं दी कि वो सीएम के नाम पर अपनी दावेदारी ठोक सके और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई। ये आरोप प्रशांत टंडन का, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं क्या मानती हूँ इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, ही मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच दोस्तों, नंदलाल शर्मा है, ये जर्नलिस्ट तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ भी काम कर चुके हैं। तो मैं इनको पत्रकार कम और कांग्रेस समर्थन में लिखने वाले, बोलने वाले ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में ही लिखते हैं, तो आप इनको पत्रकार नहीं मान सकते। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है, ये कहते हैं जो लोग आज विपक्ष को गाली दे रहे हैं वे सही हो सकते हैं। कांग्रेस का संगठन कमजोर है, पैसा नहीं है, नेता आपस में लड़ते हैं। लेकिन 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी में महाराष्ट्र में कैसे पिछड़ गई, जबकि वो राज्य की सत्ता में भी नहीं है। अगर वो कमजोर संगठन के दम पर लोकसभा चुनाव में बेहतर कर सकती है तो विधानसभा चुनाव में भी उसे उसी अनुपात में बेहतर करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? विपक्ष की बड़ी पार्टियों को चुनाव सिस्टम से लड़ना होगा। अब ये साफ हो गया है, अगर वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी संगठन कमजोर है, पैसा नहीं है, ये सब दूसरी चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि सिस्टम आपके खिलाफ है, वो आपको जीतने नहीं देगा, जीतने नहीं दे रहा, क्योंकि वो आपको मजबूत नहीं होने देना चाहता। बोल्ड फैसले लेने का वक्त आ गया है। बंद करिए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना। जो सिस्टम आपके खिलाफ है, आप उसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करके उसे वैलिडेट करते हैं। 2014 से पहले आम आदमी पार्टी के पास कितना पैसा था, कितना संगठन था। जनता जब बदलाव के तैयार होती है तो वो बदलाव कर देती है, संगठन नहीं देखती। सिस्टम अब आपके खिलाफ है, वो विपक्ष को जीतने नहीं देना चाहता। वो हर चुनाव जीतेगा, उत्तर भारत कंट्रोल में रखेगा। जहां लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, विपक्ष का मुंह बंद कराने का एक ही जरिया है, चुनाव जीत लो और डिक्लेयर कर दो कि विपक्ष निकम्मा है। तानाशाही से परेशान लोग कहेंगे, अरे विपक्ष वाले कुछ करते ही नहीं, बैठे रहते हैं, निकम्मे हैं। दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र के बड़े पत्रकारों में से एक राजू पेरुलकर, राजू जी बहुत बार मेरे चैनल में भी जुड़े हैं और ये तो पूरे चुनाव में लगातार बोलते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है महाराष्ट्र में वो बिल्कुल नहीं। इन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी अपने स्तर पर बताने की कोशिश की है कि कैसे महाराष्ट्र में लोकतंत्र को हाईजैक किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और एनसीपी का जो डिफेक्शन का जजमेंट है वो 2023 मई से अब तक सुनाया नहीं। इसके अलावा लगातार उसके साथ साथ जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, जो स्थानीय लेवल के चुनाव होते हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं होने दिए गए। इसके अलावा जिस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने थे उससे ठीक 1 महीने पहले DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले उनके घर मोदी जी आते हैं, आरती वगैरह मोदी जी गणपति जी की करते हैं, आपको याद ही होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राजू पेरुलकर लिखते हैं कि आरएसएस बीजेपी क्रिएटेड
इलीगल शिवसेना एनसीपी कंप्लीट रिमाइंडर टू अ टेन्योर सक्सेसफुली अंडर सुप्रीम कोर्ट वॉच। मतलब कहने का है कि आरएसएस और बीजेपी ने गलत तरीके से शिवसेना और एनसीपी बनाई और उसके बाद एक तरह से उनको मान्यता भी मिल गई, क्योंकि जिसके पास सिंबल होगा टिकट तो अल्टीमेटली पार्टी तो उसी की मानी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए इन्होंने और एकनाथ शिंदे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस पूरे के पूरे मामले में चुनाव आयोग शांत रहा। और अभी एक दिन पहले जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट बढ़ा दिया गया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया महाराष्ट्र में, इसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। और ये सब कुछ चुनाव आयोग शांति से देखता रहा तब, जबकि उसको बोलना चाहिए था। ये कहते हुए राजू पेरुलकर अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में ऐसा एक वर्ग है जो खुलकर ये बात कर रहा है। आपने भी सुबह से बहुत सारे यूट्यूबर्स का डिस्कशन सुना होगा। उनके डिस्कशन में शुरुआत से सुबह से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा मशीन में गड़बड़ी है, कोई कह रहा मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, कोई कांग्रेस की गलतियां सामने रखता है, कोई विपक्ष की गलतियां सामने रखता है। जाहिर तौर पर विश्लेषण होगा दोस्तों, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। अगर आप एक बार कहीं राज्य में जीत रहे हैं, झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो वहां वो अपनी मेहनत से जीत रहा है, और अगर वो महाराष्ट्र में हार रहा है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वहां बीजेपी सेटिंग करके जीत रही है। हाँ, ये बात सही है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के नाते मैं ये मशीन की गड़बड़ी और इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, लेकिन हाँ, ये बात खुलकर मैं बोलूँगी दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के चुनाव अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो चुनाव का विश्लेषण भी हमें बदल के करना पड़ेगा। मतलब चुनाव के हिसाब से चुनाव का विश्लेषण करना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में मैंने देखा कि कहीं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मीडिया आपकी जेब में, एजेंसियां आपकी जेब में, और जाहिर तौर पर अकूत संपत्ति है। और हालत ये हो जाती है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कथित तौर पर कैश के साथ पकड़े जाते हैं और बेहिसाब पैसा जिस तरह से लुटाया गया। और जो लाडली बहन योजना या लाडला भाऊ योजना जैसी योजनाएं हैं, चुनाव में मतलब आचार संहिता लगने वाली है उससे कुछ घंटे पहले मुंबई के आसपास के टोल नाके फ्री कर दिए। आपने सुना है कहीं ऐसा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री एक राज्य का टोल नाके फ्री कर दे? दोस्तों, ये सब कुछ जब दूसरी पार्टियां करती हैं तो मोदी जी कहते हैं वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तो मुफ्त की रेवड़ियां सब बांट रहे हैं। दिल्ली से शुरुआत हुई थी, झारखंड में हेमंत सोरेन भी बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी बांट रहे हैं। बात यहाँ पर लाडली बहन योजना के तहत लड़कियों को या महिलाओं को पैसा देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो पैसा होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है, ये पैसा किसी पुल में लगना होता है। इस पैसे से राज्य सरकारों के कर्मचारियों को आपको सैलरी देनी होती है, बथेरे खर्चे होते हैं राज्य सरकार के पास, लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं क्योंकि पार्टियों को ये लगता है कि इस तरह की योजनाएं अगर आप करते हैं लॉन्च, वो भी चुनाव से 3-4 महीने पहले, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। और महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज बताता है कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है। भाई, जिसके खाते में पैसा आ रहा है, आता पैसा किसको बुरा लगता है? तो आदमी वोट कर देता है वहां पर। लेकिन आप सोचिए कि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। एक मिडिल क्लास आदमी जो साल के 365 दिन मेहनत से काम करता है, टैक्स पे करता है, वो टैक्स का पैसा राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, वो केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको एक मुश्त वोट मिल जाएगा। चलिए, आपको एक मुश्त वोट के लिए आपने इस तरह की योजनाओं का ऐलान कर दिया, लोगों को पैसे बांटने भी शुरू कर दिए, लेकिन ये जो पैसा जो किसी पुल में लगना होता, या फिर इस पैसे से राज्य सरकार कोई हॉस्पिटल बनाती, कोई रिसर्च सेंटर बनाती, या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती, सड़कों का जाल बिछाती, हाईवे बनाती, वो तो फुस हो गया ना, क्योंकि सारी फंडिंग अब इधर हो गई। वैसे भी राज्य सरकारों के पास खर्च करने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा अब रिसोर्सेज नहीं है पहले के मुकाबले। उसको केंद्र पर जीएसटी के लिए निर्भर रहना होता है, तो बहुत कम रिसोर्सेज है राज्य सरकार के पास। और उसमें भी अगर सरकारें चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं का ऐलान करती हैं और फिर अपनी पीठ थपथपाती हैं कि देखिए हमने इस योजना के बूते चुनाव जीत लिया, आपने चुनाव जीत लिया, आपके पास सत्ता आ जाएगी, लेकिन आप लार्जर व्यू में देखें तो हमारे देश के राज्यों की अर्थव्यवस्था का क्या गत होगी दोस्तों, क्या हाल होगा? ये एक चिंता है जिस पर हमको बात करनी चाहिए। और जहां तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो दोस्तों अगर दो गठबंधन या दो पार्टियां चुनाव एक राज्य में लड़ रही हैं और जनता बिल्कुल एक ही है, मतलब वोटर तो एक ही है ना, एक आदमी के पास एक ही वोट है ना, तो वो तो दोनों लोगों को बराबरी से देखेगा, तो वो बराबरी चुनाव में होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड भी बराबर होना चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में ये था और ना ही महाराष्ट्र चुनाव में मुझे ये देखने को मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।